हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 एनालिसिस के यूनिट नंबर 3 के पहले चैप्टर की कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस, हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं एवं उनके ज्यामितीय निरूपण के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जो स्कूल लेवल की क्लासेस हैं उसमें भी हो जाता है। ठीक है, फिर भी बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है, जैसे कि आर्गुमेंट, मॉडुलस, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंटेशन और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं, जैसे कि उनके मॉडुलस की प्रॉपर्टी, उनके आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। इन सब बातों को इस चैप्टर में हम डील करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, और इस वीडियो के लिए जो बुक हम फॉलो करने वाले हैं वो बुक है डॉक्टर एच.के. पाठक सर के द्वारा लिखी गई बुक एनालिसिस फॉर बीएससी फाइनल ईयर, और उसके यूनिट नंबर 3 की आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, एनालिटिक फंक्शंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी और एज वेल एस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी, उसकी बात भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपने चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस की। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, वैसे तो आपको पता है, फिर भी मैं हल्का सा बेसिक आपको इसका नॉलेज देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैं अब देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर मैं कोई नंबर लिखूँ दैट मीन जैसे कि मिल गया 5 + 3, सो दिस इज अ नंबर। लेकिन अगर मैं z = x + iy इस फॉर्म में कहूँगा तो इसको मैं नंबर नहीं कहूँगा, उसमें वेरिएबल कहूँगा। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं कहीं पर x लिखूँ तो x इज़ नॉट अ नंबर, बेसिकली x इज़ अ वेरिएबल। ओके, तो कई बार ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि भाई x अगर लिखा जा रहा है तो एक सिंपल सा वेरिएबल है, वो कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पर 2 है तो वो नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं लिखता हूँ z = x + iy, then it is not a number, basically it is a variable known as complex variable। so इसको हम complex variable क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो फॉर्मेट कैसा है, x + iota × y, जहाँ पे i क्या होता है, i होता है आपके पास में √(-1). आप सभी को पता है कि रियल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर सिस्टम में इस तरह के नंबर्स की बात हम नहीं करते हैं। मतलब ऐसा कहे कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको कुछ नेगेटिव में आंसर मिले, ठीक है, तो रियल नंबर सिस्टम में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आप इसके बैकग्राउंड को जाकर थोड़ी सी बुक्स में स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिस्टम वो कैसे डेवलप हुआ था। कुछ मैथमेटिशियन के, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम आपको जानने मिलेंगे इसमें, ठीक है, उसकी बात हम भी नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली यही होता है कि जब इनकी बात हुई कि क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर्स आए, तो उस समय ये नए तरह के नंबर्स आपके सामने आए। और इस तरह आप देख सकते हैं कि i एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पे कितना मिल रहा है हमको, -1, ऐसा यहाँ पर डिफाइन करके रखा गया है। तो i को कहा गया i इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। i जो है वो -1 का क्या है, वर्गमूल है, ऐसा डिफाइन करके रखा गया और इसे नाम दिया गया आयोटा, या इसको आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर। और जब इस फॉर्मेट में किसी नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है, किसी संख्या को इस तरह से व्यक्त किया जाता है, एक रियल नंबर, यहाँ भी एक रियल नंबर, और इस रियल नंबर के साथ में आयोटा का मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे हमने लिखा है कि इफ z = x + iy वेयर x y बोथ आर रियल नंबर्स, यदि z = x + iy है, जहाँ पर x और y दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, जहाँ पे i क्या चीज़ है, -1 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे, जब आप x और y की वैल्यू को असाइन कर दोगे। जैसे x को आपने 2 पुट, जैसे फॉर एग्जांपल x को आपने 5 पुट कर दिया, y को आपने 3 कर लिया, ठीक है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। ओके, तो इतना बेसिक तो लगभग सभी को पता होता ही है,
ठीक है। तो आज की इस क्लास में वैसे भी किसी बहुत डीप कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं होने वाली है, सारी बातें बहुत ही सिंपल होंगी, वो सारी चीज़ें ही होंगी जो आप पहले से जान रहे हो, कोई नई चीज़ के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो आइए चलिए अब थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और उसके आर्गुमेंट से हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस को हिंदी में क्या कहते हैं, मापांक, और उसका आर्गुमेंट इसको हम कहते हैं हिंदी में गुणांक। इससे भी आप फैमिलियर हैं, ये भी कोई बहुत टफ चीज़ तो है नहीं, फिर भी आइए देखते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उस तरह से लिखें तो ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और इसको रीड कैसे करेंगे, मॉड ऑफ z। ओके, और इस मॉडुलस के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम जियोमेट्रिकल मीनिंग में जाकर देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, हम सीखेंगे इसको, बट अभी आप एक फॉर्मूले के तौर पे इसको देखिए। ओके, तो ये कहलाएगा आपका मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि ये जो x है, इस x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ठीक है, सम्मिश्र चर का वास्तविक भाग, x को हम क्या कहेंगे हिंदी में, सम्मिश्र चर z का वास्तविक भाग। ओके, उसी तरह से आयोटा के साथ जो होगा, जो i के साथ रियल नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ओके, y को हम कहेंगे सम्मिश्र चर z का अधिकल्पित भाग। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकल्पित भाग, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z का मापांक रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से z का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, जिसको अक्सर हम थीटा से डिनोट कर देते हैं, और थीटा के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा tan इनवर्स y ओवर x। क्लियर है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, tan इनवर्स y बाय x, जिसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z एंड दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो जैसे कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 4 प्लस 3i। बहुत ही सिंपल बातें होने वाली, बहुत टफ बातें, बीएससी फाइनल का स्तर है, आपको पहले से पता होती है, फिर भी एक टचअप हमको चाहिए होता है, दैट इज वाई मैं इसको आपको बता रहा हूँ। सो 4 प्लस 3i, बताइए तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, काफ़ी सिंपल सा आंसर है, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर में क्या होगा, 16 प्लस 9 विच इज 25। अब कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस, हाँ इस लेवल में गलती होती है। ठीक है, याद रखिए ये गलत है, रूट से आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा। रूट एक फंक्शन है, आप पढ़ते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन जो रियल नंबर में होता है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, इसको आप ध्यान रखें। तो आप सवाल करेंगे अगर आप कि भाई नेगेटिव में आंसर कब है, तो इक्वेशन सॉल्व करते समय आएगा। ठीक है, तो सपोज अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या है, हाँ इस समय आप आंसर क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू +5 और -5। तो ये इक्वेशन सॉल्व करते समय आप प्लस माइनस लीजिए वैल्यू को। अगर आप स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल रहे हैं, वर्गमूल का मान निकाल रहे हैं, तो हमेशा उसको प्लस में ही रखा कीजिए। ठीक है, तो यहीं पे एक बात और क्लियर हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा, और 0 एक ही केस में होगा, कब होगा, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर है ये बात। तो अगर हम लिखें z इक्वल्स टू 0 प्लस i 0, बस, तो इसमें हमारा मॉड क्या आ जाएगा, ये 0। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा, अदर देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज नो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच द मॉडुलस इज 0। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता जिसका मॉडुलस क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम आपसे आर्गुमेंट पूछूं तो आप क्या आंसर कर देंगे, मैं यहां लिख देता हूं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो होगा आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू, सिंपल आंसर है tan इनवर्स y बाय x। tan इनवर्स y मतलब कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, क्या है ये 3।
3/4। अब tan इनवर्स 3/4 की हमको प्रॉपरली डिग्री में वैल्यू तो पता है नहीं, या रेडियन में वैल्यू तो हमको पता है नहीं, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर उसके प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू होती जो नोन होती तो उसको हम क्या करते, रेडियन में रिप्रेजेंट कर लेते, बट अभी नीड अभी हमको उसकी नहीं है, ठीक है। और ऐसे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिए, इतने सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक होगा अभी आगे बढ़ेगा तो उसमें थ्योरम्स हैं और कुछ हैं क्वेश्चन, वो हम डील करते जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 11th लेवल में करवा दिए जाते हैं, ओके। फिर भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की तरह हम इसको देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है। तो देखते हैं इसको, मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर दूं, काम की चीज नहीं, हटा देते हैं यहां से। तो देखिए मैंने क्या किया इस बोर्ड पर, अच्छा बोर्ड कैसा होता है भाई, 2D, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। तो इस 2 डायमेंशनल मैंने 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक आपके पास क्या कहलाएगा, रियल एक्सिस, और दूसरा कहलाएगा इमेजिनरी एक्सिस, ओके। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर z = x + iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रिप्रेजेंट होता है आपका, जो x है वो कौन सा पार्ट था, रियल पार्ट, तो ओरिजिन, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन से आप चलिए x की डिस्टेंस, और जब आप x की डिस्टेंस कवर कर लें तो फिर क्या करेंगे, इस तरफ, मतलब इमेजिनरी एक्सिस जिसके साथ आई लगा है वो कौन सा पार्ट है आपका, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट वाली डिस्टेंस कवर कर लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में y की डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका x, ओके, और ये कितना हुआ आपके पास में y। तो आप कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पर। सो दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इसका क्या हो गया, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए अभी इसको मिलाना नहीं था हमको, अगर हम क्या करें, इस z = x + iy, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया पॉइंट, इस पॉइंट को इस ओरिजिन से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन मिलेगी मुझे, ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ होती है, उस लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, उसका मॉडुलस कहते हैं, वही है मॉडुलस। तो आपने लिखा है ना यहाँ पर मॉड ऑफ z = √x² + y²। तो थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ओके। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया आपके पास में, एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बना। इस समकोण त्रिभुज में ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में, परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका साइड होगा जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना आ जाएगा, √x² + y², ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, एकदम ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा इसमें और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये। तो z = x + iy, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हमने क्या कर लिया, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया हुआ है। अब क्या होता है इस लेवल पे, अच्छा इसमें हम एक बात और पहले क्लियर फिर बात करेंगे कि आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट मतलब होता है कि रियल एक्सिस के साथ में पॉजिटिव सेंस में जो एंगल बनेगा, किस सेंस में जो एंगल बनेगा, पॉजिटिव सेंस में जो एंगल बनेगा, थीटा। अच्छा पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब है भाई, देखो अगर मैं यहां तक आना चाहूं, देखिए इस लाइन तक अगर मैं यहां से रियल एक्सिस से इस लाइन तक अगर मैं आना चाहूं तो आने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे भी तो आ सकते हो घूम करके, है ना, इस तरह से, ये ऐसा घूम करके आप आ सकते हो यहाँ पे, या फिर आप इधर से सीधे आ सकते हो, ये तरीका है। अब देखिए अगर मैं इस तरह से ऐसे घूमकर इस तरह से टर्न लेकर आता हूँ तो मेरे घूमने की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुई आपने देखी है, घड़ी की सुई जिधर घूमती है, जिस डायरेक्शन को फॉलो करती है उस डायरेक्शन में ऐसे आए हम, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। और अगर मैं ऐसे घूमा तो देखो ये घड़ी की सुई के घूमने की अपोजिट डायरेक्शन है, घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में मैंने टर्न किया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, चिन्हों को लेने का, एंगल के साइन को लेने का जो सिस्टम है, ठीक है, साइन रूल जो है वो कहता है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें, घड़ी के सुई के अपोजिट अगर रोटेशन करें तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर हम क्या करें क्लॉकवाइज रोटेशन करें तो एंगल क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखा करें, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा, अभी हम देखने वाले हैं यहां पर क्या, आर्गुमेंट, ओके। तो आर्गुमेंट क्या होगा आपका,
अच्छा, आर्गुमेंट भी आप दो प्रकार से कर सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट, हम उसकी बात अभी करने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है। बट बेसिकली भी आपको बताने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, ये जो आपकी लाइन गई है, मतलब ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाली लाइन और रियल एक्सिस के बीच में जो एंगल बना हुआ है, दिस एंगल इज नोन एज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ओके, तो क्लियर हुई भी बात आपको यहाँ पर, है ना। अब एक बात अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बड़ा ही अच्छा फैक्ट यहाँ पे छुपा है। अगर आपसे मैं दो चीजों के बारे में पूछूं, एक था मॉडुलस और एक आपके पास में आर्गुमेंट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा सिंगल वैल्यूड है और कौन सा मल्टीपल वैल्यूड है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो आप बता सकते हैं। देखिए एक बार, मॉडुलस और आर्गुमेंट, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और किसी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा इसमें से कौन सा सिंगल वैल्यूड होगा और कौन सा मल्टीपल वैल्यूड होगा। सिंगल वैल्यूड का मतलब कि इसका केवल यूनिक वैल्यू है भाई, इन दोनों में से किसका यूनिक वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, और इनमें से किसका एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकता है, एक से अधिक वैल्यू भी रख सकता है। तो सिंपल चीज़ है, मॉडुलस हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट आपके पास में, तो ये जो लेंथ होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, इसके अलावा और कोई दूसरी लेंथ उसकी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट की बात करूँ ना, तो आर्गुमेंट के केस में क्या होगा, एक आप ऐसे घूमकर ये थीटा आप ले सकते हो और इसी को आप ऐसे भी तो घूम कर जा सकते हो। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। तो आपने यहीं पे देख लिया कि एक आर्गुमेंट ये थीटा है, दूसरा आर्गुमेंट ऐसे घूमकर जाने पर जो बच जाएगा वो भी तो हो सकता है। अच्छा, आप बता सकते हैं एंगल कितना होगा, तो सिंपल सा आंसर, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। लेकिन नेगेटिव सेंस में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे घूमेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आएगी आपको बात। तो याद रखिए, जो मॉडुलस होता है वो केवल सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है और जो आर्गुमेंट होता है वो कैसा होता है, मल्टीपल वैल्यूड होता है। हिंदी में कहें तो ये कैसा है, एक मानी, इसमें ये केवल एक ही मान रख सकता है। कौन, मॉडुलस, मापांक। और जो आर्गुमेंट है वो कैसा होता है, बहुमानी, मल्टीपल वैल्यूड, बहुत सारे मानों को ये रख सकता है। एक ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी सारे आर्गुमेंट्स पॉसिबल हैं। इसी वजह से आर्गुमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया है। एक होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और एक होता है आपका जनरल आर्गुमेंट, ठीक है। हम देखेंगे अभी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं और जनरल आर्गुमेंट क्या होता है। क्लियर। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहीं पे एक छोटा सा हम एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भाई, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की जैसी बात हुई थी, यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, √x² प्लस y²। तो ध्यान रखेंगे, ये जो मॉडुलस होता है मॉड ऑफ जेड, इसको कभी कभी स्मॉल r से भी डिनोट कर दिया जाता है। ये जो लेंथ निकल के आती है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। उस वैल्यू को हम किससे डिनोट कर देते हैं, r से। और ये r क्या चीज है, r इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये लेंथ आपकी स्मॉल r होती है, यहां से यहां तक की लेंथ। अब देखिए, हम थोड़ा सा इस ट्रायंगल पर नजर अगर डालें, ठीक, तो क्या यहाँ पे हम रिलेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी रिलेशन को आप पढ़ते हैं वहां पर कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम रिलेशन के नाम से, है ना, कार्तीय पद्धति और ध्रुवीय पद्धति के बीच के संबंध के नाम से आपको पता होगा। तो एक बार देखते हैं हम यहाँ पे क्या रिलेशन बनता है भाई, सिंपल सी चीज है। ओके, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस का रेशियो लगाता हूं, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाता हूं, कॉस थीटा लगाता हूं, तो कॉस थीटा के लिए रेशियो क्या होता है आपको पता होगा, सबको पता होगा, ठीक है। कॉस थीटा के लिए रेशियो होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, आधार बटे कर्ण। तो आधार मतलब कौन, बेस मतलब कौन, x, ओके, और हाइपोटेनियस कौन, r। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, r cos थीटा। सिमिलरली अब हम क्या लगाएंगे, साइन का रेशियो लगाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यार, साइन थीटा के लिए क्या रेशियो होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब का मान कितना है, परपेंडिकुलर है y, ठीक है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कितना है, r। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाती है, r साइन थीटा, ओके। अच्छा, तो अब देखिए, आप इन दोनों वैल्यूज को यूज कर लीजिए, कहां पर, जो z इक्वल्स टू x प्लस आई है यहां पे। तो z की वैल्यू क्या बन जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा लिखने के बाद में, तो z की वैल्यू बन जाती है
आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स आर साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू z इक्वल्स टू आर में कॉमन ले लेता हूं, तो इन ब्रैकेट हमारे पास है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्सप्रेशन है जिसको आप बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी फर्स्ट बुक में पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं क्या, दमाइवर्स थ्योरम, वहीं आसपास आप देखते होंगे यूलर्स फार्मूला के नाम से इसको हम जानते हैं, ऑयलर या यूलर फार्मूला, ओके। तो यूलर्स फार्मूला आपको पता होगा, क्या लिखते हैं यूलर्स फार्मूला हम लोग, ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस फार्मूला इज नोन एज ऑयलर्स फार्मूला, ओके। सो रिमेंबर दिस फार्मूला। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहां पे यूज करूं तो z की वैल्यू क्या बन गई, r टाइम्स e टू द पावर i थीटा। अब देखिए आप दोनों इन चीजों को, एक z का ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास है और दूसरा इसी z का एक और एक्सप्रेशन आपके पास में है। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये कार्टेशियन सिस्टम पे था, ठीक है, ये कार्तीय पद्धति में z का निरूपण है, ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ z इन कार्टेशियन सिस्टम। और ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में है ये कौन सा है, ये है पोलर सिस्टम में z का एक्सप्रेशन। सो दिस इज इन पोलर सिस्टम द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। हिंदी में एक बार और बोल देता हूं मैं, ये सम्मिश्र चर z का ध्रुवीय निरूपण और ये सम्मिश्र चर z का कार्तीय निरूपण है। क्लियर? तो ये सारी बातें यहां तक हमने भी क्लियर कर ली हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं यहां पर जो हमने दो चीजें अभी पढ़ी, मॉडुलस और क्या, आर्गुमेंट। इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे आगे, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं इन मॉडुलस और आर्गुमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज के प्रूव और उनको डिस्कस करने से पहले इस कॉन्जुगेट को भी देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहेंगे सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, ठीक है। तो संयुग्मी को आप ऐसा समझ लीजिए मिरर इमेज, ओके। तो आप इस डायग्राम में देखिए सिंपल सा, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ओके। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x प्लस आई वाई। तो ऐसा सोचो अगर इसके सामने मिरर रखा हो, फिर उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पर उसका इमेज आ जाएगा। एक दर्पण यहाँ पे लगा दें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा, जो कि होगा x माइनस आई वाई, ठीक है। तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा, उसका जो संयुग्मी होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस आई वाई। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, क्या करना होता है कि जो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस आई वाई पहले से लिखा है तो उसका संयुग्मी, उसका जो कॉन्जुगेट है क्या बनेगा, तो क्या आंसर देंगे आप, अगर यहाँ पहले से माइनस है तो उसको प्लस कर दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। बस बात इस बात का ध्यान रखें कि आप रियल पार्ट के साइन को चेंज नहीं करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साइन को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो उसका क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ओके। तो ये ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मिरर इमेज ही क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है, संयुग्मी कहलाता है। तो आइए अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है, देखिए, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अच्छा, मॉड ऑफ जेड का क्या मतलब होता है, जस्ट हमने डिस्कस किया, मॉड ऑफ जेड मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, उस सम्मिश्र संख्या का, उस सम्मिश्र चर का मापांक। तो प्रॉपर्टी को जल्दी से प्रूव भी करके देख सकते हैं आप। तो z और z बार, तो z इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, x प्लस आई वाई, z बार क्या है आपके पास, x माइनस आई वाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेसिकली जो बेसिक नियम होता है उस, तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ठीक। हमने क्या किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि रियल नंबर सिस्टम के लिए फॉर्मूला है, वो यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। उसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले। x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बन जाएगा ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो x स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस आई का ये स्क्वायर अलग कर लो, तो आई स्क्वायर
वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमने भी जस्ट देखी थी, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है, तो उसका मॉडुलस क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट को इधर ले आओ, ठीक है, या दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, जैसा भी आप करना चाहें। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर है? अब चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में सेकंड नंबर, आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है डायग्राम। ओके, डायग्राम में ही देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि जो z का कॉन्जुगेट है उसका जो आर्गुमेंट होता है वो z के आर्गुमेंट के नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। यहीं से समझ में आ जाएगी चीज। ये z है और ये आपके पास में z बार है। z का कॉन्जुगेट z का आर्गुमेंट क्या है थीटा, ठीक है, और ये आपके पास z का कॉन्जुगेट है। तो ये जो थीटा है ये किधर घुमा गया है, किस डायरेक्शन में रोटेट किया गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब अगर मुझे इस पर आना है तो उतना ही एंगल मैं किधर घूमूंगा अपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये जो एंगल मैं कवर करूंगा उतना ही इसकी वैल्यू, दोनों एंगल्स की वैल्यू तो सेम होगी, सिर्फ क्या अलग अलग होगा डायरेक्शन। ये जो एंगल घुमा गया वो घुमा गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और ये जो एंगल घुमा गया वो घुमा गया क्लॉकवाइज, ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यूज है सेम। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बट ये जो थीटा होगा उसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रोटेशन वो कैसा है क्लॉकवाइज, और हमने देखा है कि क्लॉकवाइज एंगल्स के साथ में क्या लगाना पड़ता है हमको नेगेटिव साइन, जो कि साइन रूल है। ओके, तो ये पॉजिटिव सेंस में है और ये नेगेटिव सेंस में है। क्लियर? तो प्रॉपर्टी यहीं पे क्लियर हो जाती है कि z बार का जो आर्गुमेंट होगा वो z के आर्गुमेंट के नेगेटिव साइन के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान समझ लिया आपने इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, z1 प्लस z2 होल बार होल कॉन्जुगेट। तो z1 और z2 को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट अगर करें तो वो किसके इक्वल रहेगा, z1 के कॉन्जुगेट के प्लस z2 के कॉन्जुगेट के, दोनों के सेपरेट कॉन्जुगेट के सम के इक्वल हो जाएगा। इसको भी आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ओके, देखते हैं किस तरह से होगा ये। तो z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट हमको करना है, तो किस तरह से किया जाएगा भाई, इसके आप वैल्यू पुट कर। तो z1 प्लस z2, z1 को मैं लिख लेता हूँ x1 प्लस iy1 प्लस z2 को मैं लिख लेता हूँ x2 प्लस iy2। इस तरह से इस पे आप लगा दीजिए क्या होल बार। अच्छा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो x1 रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के साथ में आ गया, तो x1 प्लस x2 प्लस आई यहाँ से कॉमन कर लीजिए, अंदर रहेगा y1 प्लस y2, ऊपर पे लगा लो क्या होल बार। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, अब हो जाएगा ये x1 प्लस x2, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है बार। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो प्लस हो जाएगा माइनस i टाइम्स y1 प्लस y2। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा x1 माइनस iy1, ओके, एक ब्रैकेट पे, प्लस दूसरे ब्रैकेट पे x2 माइनस iy2। क्लियर? और ये जो पार्ट बन गया x1 माइनस iy1 वो कहलाएगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस x2 माइनस iy2 ये कहलाएगा z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर ली, थर्ड प्रॉपर्टी। सिमिलरली फोर्थ आप ऐसा होमवर्क ले लीजिए, आप इसको घर में सेम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। ओके, फिफ्थ वाला भी आप प्रूव कर सकते हैं खुद से, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर ये जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ठीक, इसके बारे में, ये जो z2 है दिस इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस शुड बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अदरवाइज इसकी कोई मीनिंग ही नहीं बचेगी। आप सभी जानते हैं जीरो से डिवीजन हम नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जीरो से डिवीजन कैसा होता है, आपके पास में अनडिफाइंड होता है, तो ध्यान रखेंगे z2 नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 6 नंबर वाली। 6 नंबर की प्रॉपर्टी सबसे आसान है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, z का कॉन्जुगेट और फिर से उसका कॉन्जुगेट, मतलब डबल कॉन्जुगेट। ठीक, इसको तो वापस क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर z आ जाएगा। इसको भी समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है ये। तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है x प्लस आई वाई।
एक बार कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। फिर से एक बार कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट करना मतलब क्या करना, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना, तो आंसर आ जाएगा x प्लस आई वाई। और यही x प्लस आई वाई कौन है, ये z है। क्लियर, ओके। ये प्रॉपर्टी काफ़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज भी होती है। तो अब इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और काफ़ी यूजफुल भी है, ठीक है। आगे भी यूज़ करेंगे हम इसको, जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उस समय इसका उपयोग किया जाएगा वहाँ पर। तो चलिए इसका प्रूफ भी देखते हैं, ठीक। तो ये कहता है रियल पार्ट ऑफ z, ओके। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसका रियल पार्ट कौन है भाई, रियल पार्ट ऑफ z कौन है, x। इमेजिनरी पार्ट कौन है, y। हमको तो इमेजिनरी पार्ट से मतलब भी है नहीं, हमको रियल पार्ट से मतलब है, ओके। हमको प्रूव करना है कि जो रियल पार्ट होता है किससे छोटा या बराबर होता है, किससे लेस देन और इक्वल होता है, उसके मॉडुलस से, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल सी चीज आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूं और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में आप क्या रिलेशन बताओगे, इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, लेस देन और इक्वल होने का, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर y 0 नहीं हुआ, ध्यान से देखो, ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाना है। तो इसमें कुछ ना कुछ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वाला चीज ऐड हो जाएगा। अगर y 0 नहीं है तो x स्क्वायर में कुछ ना कुछ हमेशा ऐड होगा, जिसके कारण से ये पूरी क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाएगी। और अगर y 0 हो गया तो उस समय दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब फिर से क्या करते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पे है एक पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों, धनात्मक राशि है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया हुआ है और स्क्वायर वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, इधर भी है पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों का सम भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, धनात्मक बनेगा। तो इधर भी धनात्मक राशि है इधर भी धनात्मक राशि है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इस असमिका के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो स्क्वायर रूट हमने, सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, ओके, ये मिल गया। और फाइनली आपको जो मिलेगा, तो इधर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर के आंसर देंगे आपको x देंगे, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का मॉडुलस, मतलब हो गया x इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। अच्छा, x क्या चीज है, ऊपर में लिखा है आपके सामने, ये रियल पार्ट है z का, तो हमने क्या प्रूव कर लिया, सो वी हैव प्रूव्ड दैट रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। तो ये टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल सी बात है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था हमारे पास, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। तो मैंने ये 7 प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब को आपको बता दिया है, इसका प्रूफ भी करवा दिया है। लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, आगे हमको यूज़ भी करनी है, जब हम देखेंगे कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, वहाँ भी इसका यूज़ होगा। और इस प्रॉपर्टी का जो इसका जो प्रूफ है, उस प्रूफ को ऐसा होमवर्क आपको मैं देता हूं, आप अपनी कॉपी में इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में बताइए, ओके। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा होगा, ये पार्ट 1 था, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा होगा, उसमें हम आर्गुमेंट और मॉडुलस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उन थ्योरम्स को प्रूव भी करेंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।